अगर हम अपने परिवार को सेफ रखने की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या गलत। 30 वर्ष आने वाले टाइम के लिए वोल्टेज की समस्या से हम निजात दिला पाएंगे। कई मायने में जो गांव, गरीब, किसान, मजदूर, हर एक व्यक्ति कोरोना महामारी के दौर में भी देखने को मिला है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने आप में ये महसूस किया कि नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर बात की जाए प्रमुख कार्य जो आपने अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए किया, क्या क्या वो कार्य? ये तो रोडों का एक जाल, हमारे यहाँ जो प्रमुख सड़कें ये हमने कंप्लीट किया है कि दो नेशनल पार्क, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, संजय डुगरी टाइगर रिजर्व। हमारे यहाँ स्कोप है इस बात का कि आने वाले टाइम में भी टूरिज्म के माध्यम से हम अपने क्षेत्र के उसका सदुपयोग करते हुए बिना प्रकृति को छेड़छाड़ किए हुए लोगों को रोजगार भी देंगे। सर, क्या कभी पार्टी लाइन से हटकर कोई फैसला लेना पड़ा? ऐसा कोई विषय ही नहीं आता जो पार्टी गाइडलाइन से हट के हो। अगर एक बड़ा अंतर आपकी नजर में देखो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच, एक सबसे बड़ा अंतर आप क्या देखते? कांग्रेस पार्टी अपना काम कर रही है, क्योंकि उसको भी तो अपने जमानत बचानी है, उसको भी काम करना है जनता के बीच में। जब तक प्रेजेंटेशन नहीं दिखाएंगे तब तक उसको भी कौन सकता है। एक संगठन हमारा अलग है, जनप्रतिनिधि अलग है जी। कांग्रेस पार्टी में संगठन भी वही है और जनप्रतिनिधि भी वही है। तो ये डिसीजन कैसे लेना है इसको निर्देश देने वाला कोई नहीं है, उसमें नेता है, कार्यकर्ता नहीं। हमारे यहाँ कार्यकर्ता है, नेता कोई नहीं है। सभी दर्शकों का नमस्कार। आप देख रहे हैं बतंगड़ और मैं हूं आपके साथ अमन श्रीवास्तव। आज की इस विशेष चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी से वरिष्ठ नेता एवं ब्योहारी विधानसभा सीट से विधायक श्री शरद कौल जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। सर, अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी से, आप विधायक हैं, आपकी राजनीति का जो सफर है कब और कहां से शुरू हुआ? राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में तो हमने शुरुआत इसकी पिताजी से की है और उनके सहयोग से मैंने इसकी शुरुआत की थी जी। और क्योंकि फर्स्ट टाइम जो है गैर राजनीतिक दल 2015 में मैं जिला पंचायत इलेक्टेड हुआ था, तब से लेकर फिर 18 में मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और विधायक बनकर जब पहली दफ़ा आया तो वो एक शुरुआती टाइम था और क्योंकि महज मेरी उम्र 28 बरस थी जी, और 28 बरस में विधायक चुनकर आना, फिर क्षेत्र की रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जिम्मेदारी को समझना, ये थोड़ा कठिन दौर था, लेकिन परमात्मा की कृपा रही है जी, जिससे कि कई उतार चढ़ाव की स्थितियां आई। इसके बाद भी चीज़ें, क्षेत्र की जनमानस का हमारे ऊपर आशीर्वाद और उनका आशीर्वाद हमें संबल के रूप में मिला। जिस तरह से हम अपने कर्तव्यों के प्रति अपने उचित रास्ते पर चलते हुए जनमानस की सेवा कर रहे हैं और ये जनता ने पुनः एक बार 2023 में फिर से हमें आशीर्वाद देकर प्रजातंत्र के मध्य प्रदेश के इस मंदिर में दोबारा भेजकर विश्वास जताया है, जिस पे आज भी हम जनमानस के बीच उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप क्षेत्र के डेवलपमेंट से लेकर हर आदमी का समावेश हो सके, हर व्यक्ति के विचारों का समावेश हो सके, इस आधार पे हम अपने क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए कटिबद्ध हैं। अपने कर्तव्यों के प्रति लगन से हम काम कर रहे हैं। सर, बात की जाए भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने के क्या कुछ कारण रहे? क्या आपको भारतीय जनता पार्टी में अच्छा लगा कि इस पार्टी से जुड़कर राजनीति करनी चाहिए? भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसा दल है, राजनीतिक दल है और एक व्यवस्था है इस पार्टी के अंदर कि वास्तव में समाज के हर एक वर्ग के लोगों की इसमें सहभागिता हो सकती है और आज इसके उदाहरण भी हैं। कई मायने में जो गांव, गरीब, किसान, मजदूर, हर एक व्यक्ति जो एक उम्मीद के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जमीनी स्तर पर हम जैसे इलेक्टेड होके आए, इसके बाद प्रदेश में भी सरकार है, देश में भी सरकार है। अगर जनमानस का अगर विश्वास है तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के किए गए कार्य जो जनता को सीधे लाभ पहुंचाने के लिए होते हैं, ऐसे उस दौर से लेकर आज की परिस्थितियों में जब टेक्नोलॉजी के युग में हम बृहद रूप में काम कर रहे हैं, इसमें भी जनमानस की अपेक्षा अनुरूप भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली और चूँकि भारतीय जनता पार्टी ने अनेकों ऐसे नवाचार किए हैं
जिसमें सिर्फ राजनीतिक दल से ऊपर उठकर भी समाज के बीच सेवा का भाव रखने वाली भी ये दल है, जो कि विगत के उस कोरोना महामारी के दौर में भी देखने को मिला है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने आप में ये महसूस किया कि नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारे पार्टी के संस्कार हैं, हमारे उन कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाती है। और बिना अपनी जान की परवाह किए हुए अगर वो मैदान पर उतरकर जनमानस की सुरक्षा व्यवस्था के लिए काम किया है, तो ये हमारे पार्टी के संस्कार है, पार्टी की व्यवस्था है। और हमारे नेतृत्व के जो निर्देश होते हैं, निश्चित तौर पे उसको अपना कर्तव्य मानकर हमारा एक एक कार्यकर्ता काम इस बात के लिए करता है। सर 2018 में आप जीते, 2023 में लगभग 7 साल से आप विधायक हैं। अगर बात की जाए प्रमुख कार्य जो आपने अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए किया, क्या क्या वो कार्य हैं? इस तरह से बहुत सारे ऐसे नवाचार हुए हैं, नए कार्य हुए हैं जो कि हमारे क्षेत्र के साथ साथ अन्य आसपास के जो जिलों को भी कनेक्ट करते हैं। मूल रूप से हम सड़क की बात करते हैं अगर जी, तो आज हमारी एक सड़क जो हमारे क्षेत्र की लाइफलाइन बन के दिख रही है, जो कि रीवा से टेटका हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा है। और इसके अलावा व्यवहारी से सप्टा निर्माणाधीन है। एक व्यवहारी से बनसुकली सीधी जो छत्तीसगढ़ कोरिया को कनेक्ट करती है जी, ये 56 किलोमीटर की है। और एक सड़क हमने जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मोनिट से और उनके अनुशंसा के आधार पर जो हमने तय की है, जो कि व्यवहारी से जब रीवा रोड में जाते हैं तो जगमल होते हुए वो सीधे जनकपुर सथनी और सीधी जिले के भोगी रतवार जैसे गांव हैं उसको कनेक्ट करती है। तो रोडों का एक जाल हमारे यहाँ जो प्रमुख सड़कें हैं ये हमने कंप्लीट किया है। इसके अलावा 2-2, 3-3 किलोमीटर की सड़कें अभी रिसेंटली ही हमने जो है एक हमारे यहाँ गांव है आपका भत्तू गिरुई और आपका नंगनौड़ी, सनौसी, बरकच, बराज, सौता, ऐसे गांव जो कि इन बीच में इनके यहाँ चारों तरफ से नदियां हैं। उन नदियों के कारण जो है बरसात के टाइम में लोगों का आवागमन अवरुद्ध होता था। उसमें हमने अभी 6 करोड़ की लागत से एक ब्रिज बनाया है और उसके अलावा 9 करोड़ रुपए और हमने दिए हैं सड़क के लिए, जो कि आने वाले दिनों में लगभग वहाँ 5 से 10 हज़ार आबादी जिसका कनेक्टिविटी बरसात के टाइम में टूट जाता था उनको हम रास्ता देने में सफल हो पाए हैं। ऐसे अनेकों नवाचार करते हुए एक ब्रिज हम बता दें आपको, जो कि सोन नदी पर ब्रिज हम निर्माणाधीन है हमारा, वो सीधे व्यवहारी से लेकर सोन नदी में वह ब्रिज बन रहा है, जो कोई कटनी को सीधा जोड़ेगा हमारे उस बरौंधा क्षेत्र से। वो 112 करोड़ की लागत से है। इसी तरह जो है बहुत सारे ऐसे 10-10, 12-12 करोड़ की लागत से ब्रिज हैं। एक झांपर नदी पे पुल है, एक बनास नदी पे पुल है और एक आपका समधिन नदी पे ब्रिज है जो कि नादो चचाई मार्ग को जोड़ता है। अनेकों ऐसी बहुत सारे पुल पुलिया और रोड कनेक्टिविटी हमने तैयार की है। इसके अलावा आप ऊर्जा के क्षेत्र में हम बात करें, ऊर्जा के क्षेत्र में हमने 11/33 kVA के करीब 4 सब स्टेशन हमारे बन के कंप्लीट हो गए जी। इसके अलावा जो है हमारे क्षेत्र में विद्युत की जो वोल्टेज की समस्या थी, निश्चित तौर पे उससे हमारा क्षेत्र कुछ हिस्से हमारे प्रभावित थे। उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हमने आग्रह किया था, जो कि 132/33 kVA का हमें सब स्टेशन जो बड़ी क्षमता वाला होता है उसके लिए 2 की स्वीकृति वहाँ से मिली है। उसका भी प्राक्कलन तैयार हो रहा है। जल्द से जल्द वो बन के हमारे जनमानस के लिए वो इतना कारगर होगा कि आने वाले टाइम में लगभग 30 वर्ष आने वाले टाइम के लिए वोल्टेज की समस्या से हम निजात दिला पाएंगे। रही बात अध्यात्म को लेकर, अध्यात्म के लेकर हमने एक तैयारी अभी बनाई है। हमारे यहाँ राम पथगमन में के दरमियान जहाँ हमारे गंदिया नामक स्थान शहडोल जिले का जी, एक स्थान है जहाँ पे 11 रात्रि माता सीता भगवान रामचंद्र जी वहाँ रुके और वहाँ रसोईया में खाना बनाकर खाया है। ऐसे उसके अवशेष आज भी मौजूद हैं। उसको भी हमने टारगेट करके और उसमें अनेकों नवाचार करते हुए वहाँ का स्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। चूँकि अध्यात्म का मामला है इसलिए उसकी तैयारी हमने ऐसी बनाई है कि एक जो है
जनमानस का भी उसमें पार्ट बड़े पैमाने पे उससे जुड़े और लोगों के प्रति आस्था हम स्थापित और बेहतर तरीके से कर सकें। रही बात इसके अलावा हमारे यहाँ टूरिज्म से लेकर लोगों को रेवेन्यू भी जनरेट हो, हमारे क्षेत्र की आइडेंटिटी भी मिल सके, इस दृष्टिगत भी हमने बहुत सारे ऐसे कार्य योजनाएं भी तैयार की है, जिसमें जीवंत उदाहरण है जी कि अभी मध्य प्रदेश के अंदर एक सरसी आइलैंड जैसा स्पॉट हमारे पास मौजूद है, जी जो कि मध्य प्रदेश के लिए साथ साथ पूरे देश के अंदर उसकी अच्छी ब्रांडिंग हुई है और कंटिन्यू वहाँ पे बुकिंग उसकी चल रही है। वो हमारे एक क्षेत्र के लिए एक पहचान है। सरसी हमारे क्षेत्र का हिस्सा है और वो चूँकि पुरानी बसाहट जहाँ बस्तियाँ थी वहीं पे वो डूब जाने के कारण उसी टापू पे हमने डेवलप उसको किया है। इसके अलावा भी हमने सरकार के संज्ञान में लाया है कि दो नेशनल पार्क, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, संजय डुगरी टाइगर रिजर्व, और इसके अलावा हमारे पास बाणसागर जैसा इतना बड़ा डैम होने के साथ साथ हमारे यहाँ स्कोप है इस बात का कि आने वाले टाइम में भी टूरिज्म के माध्यम से हम अपने क्षेत्र के उन जो वास्तविक प्रकृति ने जो हमको दिया है उसका सदुपयोग करते हुए बिना प्रकृति को छेड़छाड़ किए हुए लोगों को रोजगार भी देंगे और एक अवसर उन सैलानियों को भी देंगे कि हमारे यहाँ नेचुरलिटी जो प्राकृतिक संपदा है उसके आधार पे हम वास्तव में क्षेत्र की आवश्यकताओं की भी पूर्ति करेंगे और हमारे क्षेत्र को नई पहचान मिलेगी। शिक्षा और स्वास्थ्य की अगर बात की जाए, क्या कुछ पहल आपकी विधानसभा क्षेत्र में हो रही है? देखिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने निपनिया में 6 बिस्तरी अस्पताल था, उसको हमने 30 बिस्तरी प्रमोट करा। प्रमोट के बाद जो है आज 50 बिस्तरी हॉस्पिटल हमारे पास है। अभी डॉक्टर्स की हमारे पास 5 नियुक्तियां हमने पपौन में मिली है हमको और 5 हमको व्यवहारी मुख्यालय में। व्यवहारी में हमारे पास 100 बेड हॉस्पिटल है जो कि जिले के ओपीडी के बाद व्यवहारी का एक प्रमुख ओपीडी केंद्र है। बात करें बाणसागर की, बात करें बनसुकली की और जयसिंह नगर भी, हमारा चूँकि क्षेत्रफल हमारा बहुत बड़ा है तो हमारे पास पर्याप्त रूप में ऐसे संसाधन है जिससे कि लोगों को सुविधाएं हम उपलब्ध करा पाएंगे। कई बार त्रुटियां ये होती है कि चीज़ों के सही समय पर न पहुंच पाने के कारण कोई अप्रिय घटना घटती है। उसके लिए भी अभी जो मध्य प्रदेश की सरकार ने और हमारे केंद्र की सरकार ने जो व्यवस्था बनाई है कि इस टेक्नोलॉजी के दौर में भी हम टेलीमेडिसिन से भी काफ़ी लोगों की हम मदद कर सकें, जिस उसको भी प्राथमिक तौर पे जो हमारा सीएचओ जहाँ बैठता है जी तो वहाँ पे भी जो मरीज अगर प्रथम दृष्टया जाता है तो उसको भी उसका उपचार के लिए जो उसके एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं जी उनसे उनका सीधा संवाद करा सके और वहीं पे बैठे बैठे बिना गए वहाँ पे हायर सेंटर में हम वहीं पे भी उसकी प्राथमिकी चिकित्सा की व्यवस्था कर सकते हैं, जिससे कि आने वाले समय में हम वास्तव में जो थोड़ी सी सुविधाओं के अभाव में अगर कोई ट्रेजेडी होती है तो उससे हम निजात दिला पाएंगे। रही बात आपने एजुकेशन सेक्टर में बात करी, एजुकेशन सेक्टर में ये हमारे लिए, हमारे शहडोल ज़िले के लिए एक बड़ा अचीवमेंट है कि चाहे स्कूल शिक्षा की बात हो, स्कूल शिक्षा में भी हमारे पास सीएम राइज जैसी एक नई सौगात हमारे क्षेत्र को मिली है जो कि मऊ में हमारा बन के वो कंप्लीट हो गया है। व्यवस्थित रूप से वो भवन भी बना है और पूरी सुविधाएं जो गांव में रहने वाले उस गरीब परिवार की अपेक्षाएं होती थी कि हमारा भी बेटा कभी जो है उस प्राइवेट सेक्टर की व्यवस्था के आधार पे हमारा बच्चा शिक्षा ग्रहण करेगा, अच्छे टीचर्स हों, अच्छे फर्नीचर हो, अच्छी बिल्डिंग हो, आने जाने की सुविधाएं हो और फुल सारी व्यवस्थाएं ऐसी जो प्राइवेट में व्यवस्था होती है, ऐसी सुविधा हम शासकीय विद्यालय में देकर जो लोगों के बीच जो है शिक्षा को व्यवसायीकरण बनाकर प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे ऐसे नवाचार लोग कर रहे हैं, उससे भी निजात दिलाएंगे और बिना इन्वेस्टमेंट के भी हम वही शिक्षा उन बच्चों को दिला पाने में हम सफल होंगे, जो कि आने वाले टाइम में ये तो एक सीएम राइज है। हमारे यहाँ 2 ब्लॉक मिलाकर हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है, व्यवहारी और जयसिंह नगर, जिसमें व्यवहारी में और 4 जो है नए सीएम राइज प्रपोज हुए हैं जो कि संकुल स्तर पे हमारा चाहे एक्सीलेंस व्यवहारी हो, बाणसागर हो, बुढ़वा हो और निपनिया में भी ये चीज़ें हुई है। उसी तरह जयसिंह नगर ब्लॉक में बराच है, आमडी है,
और अमछोर भी हमारे पास जो है सीएम राइज हमको अपग्रेड हुए हैं। इसके अलावा हायर एजुकेशन में भी हमारे पास ग्रेजुएशन स्नातक का और स्नातकोत्तर के 2 सब्जेक्ट में हमारे व्यवहारी में महाविद्यालय संचालित है। इसके अलावा हमारे पास एक नया महाविद्यालय हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सहयोग आशीर्वाद से हमने बाणसागर में संचालन किया है, जिसकी जल्द से ही भवन बनाकर हम जो है वहाँ के भी हायर एजुकेशन की जो शिक्षाएं हैं जिसके लिए लोगों को सफ़र करना पड़ता है, उससे हम व्यवस्था दिलाकर हम आने वाले टाइम में हमको ये उच्च शिक्षा की व्यवस्था को अभी सुदृढ़ करेंगे। हमारे यहाँ नया प्रपोज्ड एक जो है आपका निपनिया में भी महाविद्यालय के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय घोषणा है, उसको भी जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट कर जनमानस के बीच ये भी सौगात हम देने के काम करेंगे। सर, जनता से संवाद के लिए आप क्या माध्यम अपनाते हैं? इन जनरल हमारे यहाँ कोई प्रोटोकॉल नहीं है जी। हम सहज भाव से, हम जब स्टूडेंट थे तब से हम इस दौर में हैं और हमारे यहाँ कोई ऐसा बंधेज नहीं, चूँकि मुख्यालय में हम रहते हैं। प्रतिदिन का हमारे सुबह से उठने से लेके और जब तक हम कहीं रूट चार्ट में कहीं क्षेत्र में नहीं जाते तब तक हमारे 24 आवर्स हम कार्यालय में जनसुनवाई करते हैं और कभी भी कहीं पे भी लोगों ने जैसे भी आवश्यकता महसूस की हमें फ़ोन कॉल के माध्यम से उनको बुलाने का प्रयास किया, तो हम निश्चित तौर पर उनके बीच जाकर संवाद स्थापित करते हैं। और इसके अलावा भी क्षेत्र के लोग सहज भाव से हमारे पास अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं के लिए जो मैसेज देते हैं, सूचना आती है, तो हम अपना प्रयास करके उन समस्याओं को निजात दिलाते हैं। सर, क्या कभी पार्टी लाइन से हटकर कोई फैसला लेना पड़ा आपको? पार्टी गाइडलाइन से ऐसा कोई विषय नहीं आता जो पार्टी गाइडलाइन से हट के हो। पार्टी ने तो हर एक क्षेत्र में काम किया है और हर एक क्षेत्र में हमको प्रमोट कर रही है, तो निश्चित तौर पर कभी ऐसी आवश्यकता पड़ी ही नहीं। और अगर कभी पड़ती भी है तो निश्चित तौर पे हम पार्टी के संज्ञान में लाकर जनमानस के साथ में जो आवश्यक होंगे पार्टी को संज्ञान में लेकर, विश्वास में लेकर उस कदम को भी उठाएंगे। विपक्षी पार्टी कांग्रेस है, आपकी क्या लग रहा है कि सही भूमिका निभा रही है विपक्ष की अभी मध्य प्रदेश में? कांग्रेस पार्टी अपना काम कर रही है, क्योंकि उसको भी तो अपनी जमानत बचानी है, उसको भी काम करना है जनता के बीच में। जब तक प्रेजेंटेशन नहीं दिखाएंगे तब तक उसको भी कौन पूछेगा। अगर एक बड़ा अंतर आपकी नजर में देखो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच, एक सबसे बड़ा अंतर आप क्या देखते हैं? कांग्रेस पार्टी और भाजपा में सबसे बड़ा अंतर है कि भारतीय जनता पार्टी एक संगठन हमारा अलग है, जनप्रतिनिधि अलग है जी। कांग्रेस पार्टी में संगठन भी वही है और जनप्रतिनिधि भी वही है। वहाँ पे कमांड कस के लोगों को डिसीजन कैसे लेना है इसको निर्देश देने वाला कोई नहीं है। वहाँ पे जो ही व्यक्ति है उसमें नेता है, कार्यकर्ता नहीं। हमारे यहाँ कार्यकर्ता है, नेता कोई नहीं है। नेता हमारा नेतृत्व जो तय करता है वो एक ही नेता होता है। हिंदुत्व की राजनीति के आरोप लगते हैं भारतीय जनता पार्टी पे, उस पर आपको क्या कहना है? अगर हम अपने परिवार को सेफ रखने की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या गलत है? जी। हम किसी को विरोधाभास नहीं है हमारा, लेकिन इतना जरूर है कि समाज के लिए जो अभिशाप बन जाए, समाज के विपक्ष में जो काम करे, जो अमन चैन शांति है, उस सौहार्द को खत्म करने के लिए जो प्रयास करेगा वो हर आदमी जो है तो हमारे अगेंस्ट में है। और हम निश्चित तौर पे उसके लिए कोई फेवर नहीं करते और उसको जितना हो सकता है समाज के हित में और उसके लिए जो भी डिसीजन लेने पड़ते हैं तो वो काम करते हैं। एक आरोप और लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हाईकमान पर चलती है। ये गलत है, लोग र्यूमर फैला रहे हैं। आप ये अच्छे से जान लीजिएगा कि जब परिवार में जी एक व्यक्ति मुखिया होता है तो परिवार का संचालन अच्छे से होता है। उसी परिवार में अगर 3 मुखिया हो जाएंगे तो वो परिवार को विखंडित होने में टाइम नहीं लगता। उसका जीवंत उदाहरण है हमारी अपोजिशन पार्टी। जी सर, अंत में कुछ छोटे प्रश्न मेरे रहेंगे। अगर बात की जाए एक नेता जिससे आपको प्रेरणा मिलती हो, जो आपको पसंदीदा नेता हो? जो नेताओं में देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि हर एक व्यक्ति के अंदर जी हर गुण नहीं होता जी, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके डिसीजन पावर अच्छे हैं, जिनके
बोलने का तरीका अच्छा है, जो ज़्यादा इम्पैक्ट करता है जनता के बीच में। जी। जैसे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, ऐसा नहीं है कि शौचालय का काम और स्वच्छता का काम पूर्व के प्रधानमंत्रियों ने नहीं किया है, लेकिन जो बात हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री में है कि उन्होंने आह्वान भी किया जनता के बीच जनभागीदारी पार्ट से इस कार्य को इतनी तरीके से इम्प्लीमेंट किया कि इसके जीवंत उदाहरण है जी। कि अब एक दौर था कि आप किसी भी गांव में प्रवेश करते थे तो गंदगियों का अंबार होता था जी। लेकिन आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जब से आह्वान हुए हैं तो आज किसी भी गांव में प्रवेश करने से पहले आपको महसूस हो जाएगा कि नहीं, ये भारत देश का वह गांव है। सर, अगर बात की जाए विपक्षी पार्टी कांग्रेस में कोई एक नेता जो थोड़ा लगता हो आपको कि ठीक है विपक्ष में? जी। अब सारे लोग तो एक ही व्यवस्था में है जी, फिर भी अपना सर कुछ अपना थोड़ा बहुत अपना अपना रोल अदा करते हैं। जी, फिर भी थोड़ा कुछ ऐसा है कि ठीक ठाक है, भले पार्टी नहीं, अब मैं किसी का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन जितना वो कर रहे हैं जी। पटरी से उतरकर कुछ भी कह देना समाज के, जो चाहे पॉजिटिव फेवर में हो चाहे नेगेटिव फेवर में हो, अगर वो ऐसा करते रहे तो वो खुद ही अपने आप को माइनस कर रहे हैं, क्योंकि जनता सब देखती है। आज वो दौर नहीं है कि चीज़ों छुपाया जा सके। टेक्नोलॉजी के युग में आप प्रवेश कर गए हो, अगर जनता के बीच में सही मायने पे आत्मा से अगर जनता के बीच में काम किया है तो जनता भी आपको वहाँ पे आशीर्वाद देकर, इस प्रजातंत्र के मंदिर हो चाहे अनेक क्षेत्र हो जो समाज की सेवा का भाव के माध्यम हो सकते हैं, उसके आधार पे काम करने के लिए आशीर्वाद दें। सर, अंत में लास्ट प्रश्न रहेगा कि अब आप विधायक हैं लगभग 7 साल से, आपको फैमिली में भी समय देना पड़ता है, क्षेत्र में भी समय देना पड़ता है, राजनीतिक सफर और पारिवारिक सफर में, मतलब पारिवारिक जीवन में कैसे आप संतुलन रखते हैं? ये बड़ा कठिन विषय है और वास्तव में ये सच्चाई है कि जो जनप्रतिनिधि जो जिसके अंतर्भाव से वो काम करने के तरीके हैं उसको बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसके बाद भी हम तो यही मान के काम कर रहे हैं कि एक जनता भी हमारा परिवार है और एक जो व्यक्तिगत हमारे फैमिली है, इन दोनों के बीच परस्पर संवाद को व्यवस्थित करने के लिए इनसे हमारा टाइम कहाँ शेड्यूल सेट हो सकता है। तो हम तो इतना मानते हैं कि इसमें हफ्ते में और महीने में कोई ऐसा टाइम पीरियड तय करते हैं जिससे कि हम उनकी आवश्यकताओं की भी व्यवस्था कर सकें और जनमानस के बीच में जो रूटीन का हमारा विषय है उसको भी हम कर्तव्यपूर्ण जो है हमारे जो कर्तव्य बनते हैं। क्योंकि जनता ने जिस दिन हमको इलेक्टेड करके यहाँ भेजा है तो हम व्यक्तिगत हमारा जीवन वहाँ से नहीं, वहाँ से ख़त्म हो जाता है, हमारा सार्वजनिक जीवन है। क्योंकि हमारे परिवार के भी हम सदस्य हैं तो वो जिम्मेदारी को भी हम एक व्यवस्थित टाइम करके हम जनमानस के बीच में भी जाते हैं और परिवार को भी समय दे पाते हैं। सर, अंत में हमारे दर्शक है बतंगड़ के, तो उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? क्योंकि नाम तो आपको बहुत तगड़ा है बतंगड़, इसका शाब्दिक अर्थ जितना मैं समझ पा रहा हूँ वो हमसे आपने करवा ही लिया है। हम अपने प्रदेश के सभी गणमान्य नागरिकों को, माताओं बहनों को बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं और आने वाले त्यौहार के साथ साथ आप लोगों का जीवन सुखमय रहे, ईश्वर की अनुकंपा आपके ऊपर बनी रहे और सही कर्तव्य के पथ पर सारे जनप्रतिनिधि और आम जनमानस भी अपनी व्यक्तिगत सहभागिता तय करके राष्ट्र के निर्माण में सहभागी बने, ऐसी मैं आप सभी से विनती करता हूं, अपेक्षा करता हूं कि आने वाले टाइम में हम सभी कोई समाज के हर एक वर्ग से, हर एक छोर से निकलकर देश की उन्नति के लिए काम करेंगे, समाज के बीच भाईचारा बना रहे, ऐसा हम आप सभी से अपेक्षाएं करते हुए आप सभी को नमस्कार करते हैं। बहुत धन्यवाद सर, आज की चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद।